हेलो बच्चों, जय हिंद। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत फोकस रहना है। और यहाँ जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं बस हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। अभी हम छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद केस स्टडी है और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ पी नॉट, ये देखिए इसको समझिए, P naught equal to 0.7 and PB equal to probability of B equal to 0.7, probability of B when A has been given is equal to 0.5, then find the value of this। तो आपसे इसकी वैल्यू वो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी है, सिंपल है, हम लोग आसानी इसको करेंगे। चलिए देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है CBSE बोर्ड में। तो सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए इसके सॉल्यूशन में आपको जो ये देखिए, उन्होंने हम लोगों को बता दिया कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए बता दिया। तो पी नॉट ए बता दिया 0.7 है, और जबकि हमको नॉट की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पी नॉट की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। उन्होंने हमको ये बता दिया कि पी बी क्या है, 0.7 है। उन्होंने हमको ये भी बता दिया कि पी बी ए क्या है, और वो है 0.5। अब हमसे वो ये वैल्यू पूछ रहे हैं कि ये कितना होगा, इसको बताइए। ठीक है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट वी मस्ट नो इंटरसेक्शन। क्योंकि वो जो फॉर्मूला अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब देखिए ये जो P ऑफ A कंडीशन B गिवन है, वो एक्चुअली में ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो अगर वो ये होता है तो मीन्स इफ़ यू वांट्स टू नो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये और ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए कि ये हैं क्या। अब आप देखिए, ये तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ 0.7, लेकिन इंटरसेक्शन AB की प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करेंगे जिससे ये हमारा रिजल्ट आए। देखिए, उन्होंने हम लोगों को बताया कि P ऑफ B A इज इक्वल टू 0.5। तो P ऑफ, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, B इंटरसेक्शन A अपॉन P A इज इक्वल टू 0.5। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 0.5 इंटू पी ए, और पी ए की वैल्यू वो आपको बताई गई है, उन्होंने नॉट ए की वैल्यू बताई। तो अगर पी नॉट ए इक्वल टू 0.7 है तो पी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 नहीं होगी, 1 माइनस 0.7। ये तो आप जानते हैं कि किसी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहाँ पर 0.3 आ गया। तो बच्चों, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ गया आपको B इंटरसेक्शन A का, और यही A इंटरसेक्शन B है। अब यहाँ आ जाओ, यूजिंग स्टार, ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें और नीचे B की वैल्यू लिख दें 0.7, तो एकदम इजी है। अब ये देखिए 15/70 आ गया, थोड़ा सा इसको कैंसिल करिए, 5 से 5 3 जा और 14 5 जा, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये वाला समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, 2017 में आया है। उन्होंने आपको ये बता दिया कि P ऑफ A इक्वल टू 0.4 है। सॉल्यूशन समझते हैं। P ऑफ A इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। और उन्होंने आपसे कहा कि B की प्रोबेबिलिटी P है, स्मॉल p, ठीक है चलो। और उन्होंने आपसे कहा कि दिस इज इक्वल टू 0.6 है। इतनी बातें उन्होंने आपको बता दी कि A की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, B की प्रोबेबिलिटी वही है, और A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप सोचिए,
वो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर, और हाँ एक और बात इन्होंने कही है यहाँ पर, ए एंड बी आर गिवन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है। अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बस अपना काम बन गया। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.6 है। अब देखिए P ऑफ A का मतलब तो 0.4 लिखा है, B का मतलब P लिखा है, इसकी जगह पर आप लिखोगे PA इंटू PB एंड दिस इज इक्वल टू 0.6। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करो, इस 0.4 को आप उस साइड ले जाओ तो ये P बच गया, यहाँ पर P इंटू 0.4 और इक्वल टू यहाँ जानते हैं 0.2 हो जाएगा। इसमें से आप P कॉमन कर लो तो 1 माइनस 0.4 का मतलब अगेन यू विल गेट 0.6 और इसका मतलब P का मतलब 2/6 जो कि 1/3 होगा। देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि हाँ यहाँ दिक्कत है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है, 19 तक आया है, 17, 19 आया है। इस बार 2022 में 2023 में देखना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझिए। अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड, मतलब रेड वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स में 1 2 3 आ रहा है, 4 5 6 इन ग्रीन, और ग्रीन वाले डिब्बे में 4 5 6 आ रहा है। मतलब वो जो भी उसका फेज बनेगा उस फेज पर 3 पर ऐसे नंबर हैं 1 2 3 और 3 पर 4 5 6 है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक कोई भी इवेंट है, एक कोई भी इवेंट है, नंबर इज इवन। इसका मतलब ये हम लोगों से कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट 1, इवन नंबर 2 4 और 6। दिस इज A इक्वल टू 2 4 6। ठीक, जो दूसरा इवेंट वो B के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो B है वो कह रहे हैं नंबर इज मार्क्ड रेड। वो जो नंबर है वो रेड है, तो रेड आप देख रहे हो 1 2 3। आगे कह रहे हैं फाइंड वेदर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। चेक करना है, गारंटी इस बात की नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, चेक करना है कि वो इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो अगर हमें ये जानना है कि 2 इवेंट हमारे पास जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो हमें ये जानना है। अगर हमारे पास जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमें ये जानना है। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा हुआ तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए, तो पहले हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो A की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों मेरे वो 1/2 होगी, बिकॉज 3/6, और जो B की प्रोबेबिलिटी होगी once again you will get 1/2, and the second thing which is very important, the probability of A intersection B। देखिए इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, ओनली 2 इज कॉमन देयर, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट 1/6 आता है तब तो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो 1/2 इंटू 1/2 जो कि 1/4 हो गया, जो कि बच्चों 1/4 हो गया। तो अगर ये 1/4 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1/6 के इक्वल नहीं है। और ये ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे, A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, या इतने की जगह पर आप चाहें तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं डिपेंडेंट।
गेटिंग माय पॉइंट। इतने की जगह पर अगर आप चाहें तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं डिपेंडेंट। ये आपका आंसर चेक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट हैं, देन ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बस ये हमसे ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए। सॉल्यूशन है, वैसे ज़्यादातर एग्जाम में ये नहीं पूछा यार, बहुत रेयर ही है, बस एक बार आ गया है, बाकी कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले आपको ये क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट ही हो रहे होते हैं, वो प्रॉपर्टी है जो अभी हम लोग देखे थे, वो प्रॉपर्टी है। इसको देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वहाँ पर इसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी ऐड हैं, वो भी हम देख लेंगे। देखिए लिखा हुआ है द रैंडम वेरिएबल x हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज, मतलब ऐसा कुछ गिवन है रैंडम वेरिएबल का। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जब रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो पता है क्या करेंगे हम लोग। तो तब आप ये बात हमेशा याद रखना कि इस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका सम 1 होता है, ये हमेशा याद रखना। वैसे भी ये याद रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आज पहली बार आप सुन रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और सैम्पल स्पेस में अगर हम बात करें और वहाँ आने वाले जितने पॉसिबल इवेंट हैं सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और अगर हम उनका सम करें तो रिजल्ट विल ऑलवेज 1। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इन सब का सम 1 होना चाहिए बाय डेफिनेशन। अब देख लीजिए इसको, अगर इस रिजल्ट को समझें 3 के की वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और नीचे लगाए गए थे, ठीक है, अगर वो गिवन होंगे तो के की ये वाली वैल्यू यूज़ करके हम उनको सॉल्व करेंगे। आगे मिलेगा तो मैं कर दूंगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है 2021। देखिए समझिए, क्वेश्चन में लिखा है बैग कंटेन 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल। रेड आपके पास है, एक बैग में 1 और वाइट है 3। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है तो आप लेट कर लीजिए, लेट एक्स डिनोट, रैंडम वेरिएबल से लगाएंगे, डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स। मान लीजिए कि x नंबर ऑफ रेड बॉल्स को डिनोट कर रहा है, लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स, सो इट कैन टेक वैल्यूज। तो उसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 और 1, क्योंकि एक ही रेड है। तो 2 बॉल अगर आप निकालते हैं, 2 balls आर ड्रॉन रेंडमली बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यही होगा। पहले हो सकता है कि एक भी ना रेड निकले, एक मैक्सिमम एक निकल सकता है क्योंकि उसमें एक ही रेड है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये है रैंडम वेरिएबल। अब आप सोचिए कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक भी रेड नहीं है तो हमारा वाइट ही निकलेगा। टोटल बॉल कितने हैं आपके पास, 4 हैं, जिसमें से वाइट कितनी है, 3/4, एक हो गया। और 1 by 1 निकालना है और रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मतलब जो निकल गया तो एक कम हो जाएगा। आप दूसरा देखिए 2/3, थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर आप बात करते हैं तो ये है, तो आगे देख लीजिए 3/4 × 2/3। तो नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, अब इस बार एक रेड हो सकता है, तो हो सकता है कि 4 में का एक रेड पहले निकल गया हो। टोटल 4 हैं, उसमें से एक रेड है, हो सकता है कि पहले केस में निकल गया हो। तो अभी एक जो दूसरा वाला बॉल निकालेंगे वो रेड नहीं होगा, तो वो उसकी एबिलिटी 3 होगी क्योंकि 4 में से एक निकल गया,
और रेड नहीं 3 है, तो एक इवेंट ये पूरा हुआ। हो सकता है कि पहले ही वाइट निकला हो, तो एक कम हो गया। अब रेड निकालेंगे, रेड एक ही है, टोटल 3 बच रहे हैं। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए 1/4 प्लस 1/4, इसका मतलब 2/4, जो कि फिर से 1/2 आ गया। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इस तरह का एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में आपने यहाँ पर ये लिख दिया x और यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटीज। जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी हाफ, और जब 1 है तो भी प्रोबेबिलिटी हाफ। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसका सम अगर कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी सभी प्रोबेबिलिटीज आए हैं सभी का सम करेंगे तो आंसर हमें 1 ही मिलेगा। वैसे ये आपका आंसर है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसमें हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली जो बेस थ्योरम पर बेस्ड हैं, बेस थ्योरम या केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करिए, मिलते हैं फिर। जय हिंद।